आज हम ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तफसीली जायजा ले रहे हैं। तो हमारे सामने है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सालाना रिपोर्ट, माली साल जो 30 जून 2025 को खत्म हुआ। जी। ब्लेड्स और रेजर, बैटरी, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल, उन सब की कारकर्दगी, उनकी लीडरशिप का विजन, माली सेहत और वो मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, उसकी एक पूरी तस्वीर देती है। बिल्कुल, ये एक मुकम्मल जायजा होता है। अच्छा, तो आइए इसका जायजा लेते हैं। बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है मेरे ख्याल है कि ऐसी कॉर्पोरेट रिपोर्ट सिर्फ सरमायाकारों के लिए नहीं होती हैं। अच्छा। जी, कोई भी शख्स जो मुआशियत को, बिजनेस को, मार्केट के रुझानात को समझने में दिलचस्पी रखता है, उसके लिए ये मालूमात बहुत कीमती होती हैं। खासतौर से ट्रेड जैसी कंपनी जो आप देखें रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों से लेकर सनती मसनूआत तक बना रही है, सही। तो उसकी कारकर्दगी बहुत से पहलुओं पर रोशनी डालती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मजमूई ग्रुप कारकर्दगी पर नजर डालते हैं। माली साल 2024-25 की रिपोर्ट ये बता रही है कि ग्रुप की मजमूई आमदनी यानी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, इसमें इजाफा हुआ है। जी। पिछले साल 25.09 अरब रुपए थी, अब 26.69 अरब रुपए हो गई है। लेकिन ज्यादा दिलचस्प बात मेरे ख्याल में ये है कि पिछले साल जहां तकरीबन 60 मिलियन रुपए का नुकसान था, जी 59.96 मिलियन का, वहीं इस साल 558 मिलियन रुपए से ज्यादा का टैक्स के बाद खालिस मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया गया है। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। यकीनन ये एक नुमाया तब्दीली है। और अगर हम फी हिस्सा आमदनी यानी ईपीएस को देखें, जी, अर्निंग्स पर शेयर, बिल्कुल, तो वो भी मनफी 0.46 रुपए से मुस्बत 1.36 रुपए पर आ गई है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक ऐसे माशी माहौल में हुआ जो आप कह लें मिला जुला था। एक तरफ तो पाकिस्तान की जीडीपी में 2.7% की मामूली सी बहाली नजर आई और महंगाई वो काफी तेजी से कम हुई। साल के वस्त तक तो शायद 4-5% तक गिर गई थी। ये तो अच्छी बात है। जी, लेकिन दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एलएसएम जिसे कहते हैं, वो कमजोर रहा। उसमें 0.74% की गिरावट हुई। ओह। अलबत्ता स्टेट बैंक ने शरह सूद में जो बड़ी कमी की, 22% से कम करके तकरीबन 11% तक ले आए, उससे यकीनन कुछ आसानी मिली होगी। सही। तो इन मिले जुले हालात में नुकसान से मुनाफे में आना, ये उनकी अंदरूनी कारकर्दगी और शायद उनकी हिकमत अमली की कामयाबी का इशारा देता है। ये वाकई काबिले तारीफ कारकर्दगी लगती है, लेकिन एक और नुक्ता जो रिपोर्ट में है वो ये कि इस मुनाफे के बावजूद बोर्ड ने इस साल कोई डिविडेंड यानी मुनाफा तकसीम करने की तजवीज नहीं दी। जी। इसकी क्या वजह बताई गई है? रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला सोच समझकर किया गया है। मकसद ये है कि कंपनी अपने कर्जों को कम करने पर तवज्जो दे सके और मुस्तकबिल में जो पायदार तरक्की है उसके लिए अपनी माली बुनियाद को मजीद मजबूत बना सके। अच्छा, यानी मुस्तकबिल पर नजर है। जी, ये एक महताद और आप कह लें तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा लगता है, जहां फौरी मुनाफा की तकसीम पर मुस्तकबिल की मजबूती को तरजीह दी जा रही है। ठीक है, तो ये तो थी मजमूई तस्वीर। अब जरा मुख्तलिफ शोबों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले जो बुनियादी तौर पर ब्लेड्स और रेजर्स बनाती है, जी। रिपोर्ट में उनके ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर काफी जोर है, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग, जी, यानी पैदावारी अमल से ज़िया कम करना, टीपीएम यानी मशीनरी की बेहतर देखभाल, बिल्कुल, सिक्स सिग्मा यानी नकाइस कम करना, और OEE मॉनिटरिंग यानी मशीनों का मुअस्सर इस्तेमाल, इन सब का जिक्र है। जी, ये सब कारकर्दगी बढ़ाने के तरीके हैं। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ इनकी पेशरफ्त का जिक्र पढ़ते हैं। हाँ, इंडस्ट्री 4.0। इसका क्या मतलब है अमली तौर पर? क्या ये सिर्फ एक वो नया लफ्ज है या वाकई कोई ठोस तब्दीली आ रही है? नहीं, ये सिर्फ एक इस्तिलाह नहीं है। ये पैदावार के मुस्तकबिल की तरफ इशारा है। इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, यानी मशीनें और सिस्टम्स जो आपस में जुड़े हों, डेटा का हकीकी वक्त में तज्जिया हो। अच्छा। और पैदावारी अमल खुदकार और ज्यादा ज़हीन आप कह लें बन जाए। तो टीसीएल का इस समत में कदम बढ़ाना जाहिर करता है कि वो ना सिर्फ लागत कम करना चाहते हैं, बल्कि मियार और लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। आलमी मार्केट के हवाले से इस शोबे के क्या इम्कानात हैं
اور پاکستان میں کیا چیلنجز ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں، عالمی سطح پر تو بلیڈز اور ریزرز کی مارکیٹ میں مستحکم ترقی کی توقع ہے، خاص طور پر ڈسپوزیبل ریزرز کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ اچھا۔ لیکن پاکستانی مارکیٹ میں جو کم قیمت درآمدی مصنوعات ہیں، ان سے مقابلہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ تو ٹی سی ایل کی حکمت عملی مجھے لگتا ہے دوہری ہے۔ ایک طرف تو اپنے قائم شدہ برانڈ کی ساکھ برقرار رکھنا، جی۔ اور دوسری طرف جدت ترازی جیسے انڈسٹری 4.0 اور برآمدات پر توجہ دے کر ترقی کرنا۔ تو یہ ایک متوازن نقطۂ نظر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بلیڈز اور ریزر میں تو یہ جدت لا رہے ہیں، لیکن ان کا جو بیٹری والا کاروبار ہے یعنی ٹی بی ایل، جی، ڈائیوو بیٹری۔ جو ڈائیوو برانڈ سے بیٹریاں بناتی ہے، وہاں تو کہانی بالکل مختلف لگ رہی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ٹی بی ایل اپنے قیام کے بعد پہلی بار منافع بخش ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی ٹی بی ایل کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ پچھلے سال تو نقصان تھا شاید؟ جی، پچھلے سال 377 ملین روپے کا بھاری نقصان تھا۔ اس سال 40 ملین روپے کا خالص منافع ہے، اور یہ کامیابی اس وقت ملی جب مارکیٹ میں وہ اضافی سپلائی بھی تھی اور لوگوں کی قوت خرید بھی کمزور تھی۔ حجم میں 14% اضافہ بھی قابل ذکر ہے۔ تو اس کامیابی کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ رپورٹ کچھ بتاتی ہے؟ جی، رپورٹ کئی عوامل بتاتی ہے۔ ایک تو سیلز فورس کی تنظیم نو کی بات ہے۔ اچھا۔ شاید اس سے فروخت کی حکمت عملی بہتر ہوئی ہو۔ پھر او ای ایم یعنی گاڑی بنانے والی کمپنیاں، جی، اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر، بالکل، ان کے ساتھ شراکت داری میں 47% کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ 47%؟ جی، پہلے سے جو پارٹنرز تھے، کیا، ہنڈے، چانگان وغیرہ، ان کے ساتھ اب جے اے سی اور ایم جی جیسی کمپنیاں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ تو مطلب نئی گاڑیوں میں ڈائیوو بیٹریز زیادہ لگ رہی ہیں؟ بالکل، یہی مطلب ہے۔ پھر ایک نئی ڈی ایس ایس بیٹری رینج بھی متعارف کرائی ہے انہوں نے۔ اور ڈیجیٹل میدان میں بھی کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر بھی توجہ دی ہے، جیسے پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی اسپانسرشپ اور بینک الفلاح کے الفا مال پر شراکت داری۔ یہ سب برانڈ کو نمایاں کرنے اور براہ راست صارفین تک پہنچنے کی کوششیں ہیں۔ اور یہاں ہم اپنے ویورز کا ایم آئی کیپٹل یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ ای کامرس یعنی آن لائن فروخت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، لیتھیم آئن بیٹریاں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ وہ لیتھیم آئن بیٹری مارکیٹ میں داخلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مستقبل کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ لیتھیم آئن کا ذکر واقعی دلچسپ ہے۔ یہ تو الیکٹرک گاڑیوں اور سولر انرجی سٹوریج کا مستقبل سمجھی جاتی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ ٹی بی ایل کا اس شعبے میں داخل ہونے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ٹریڈیشنل لیڈ ایسڈ بیٹریوں تک محدود نہیں رہنا چاہتے، صحیح۔ بلکہ توانائی ذخیرہ کرنے کے جو نئے رجحانات ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل آباد پلانٹ پر 2 میگا واٹ کا سولر سسٹم لگانا، جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ نہ صرف کمپنی کے پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی کے اہداف سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ طویل مدت میں بجلی کا خرچہ بھی بچائے گا۔ تو اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو ٹی بی ایل خود کو توانائی کے شعبے میں مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے، جس میں تنوع یعنی ڈائیورسفیکیشن بہت اہم ہے۔ او ای ایم، ریٹیل، ڈیجیٹل اور نئی ٹیکنالوجی یعنی لیتھیم آئن۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں فرسٹ ٹری مینوفیکچرنگ مداربہ FTMM کی طرف۔ یہ کمپنی پیکیجنگ، خاص طور پر کوروگیٹڈ یعنی نالی دار گتے کے ڈبے بناتی ہے، پیکسول کے نام سے، جی، اور ساتھ میں صابن بھی تیار کرتی ہے۔ تو پیکسول کی کارکردگی کیسی رہی؟ پیکسول کی آمدنی تقریباً پچھلے سال جتنی ہی رہی، 2.74 ارب روپے کے قریب۔ پچھلے سال 2.81 ارب تھی۔ اچھا، یعنی مستحکم رہی۔ جی، مستحکم، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کا عملیاتی منافع یعنی آپریٹنگ پروفٹ وہ بہتر ہوا ہے۔ پچھلے سال جہاں 9 ملین روپے کا نقصان تھا، وہاں اس سال 30 ملین روپے کا منافع ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، اور ان کے کلائنٹس میں بڑی کمپنیاں شامل ہیں، جیسے پیپسی کو، لوٹے کولسن، شیل پاکستان وغیرہ۔ یہ ان کی پروڈکٹ کے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے پاس اہم سرٹیفیکیشنز بھی ہیں، FSSC 22,000 فوڈ سیفٹی کے لیے، FSC ماحول دوست لکڑی کے لیے، اور ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ کے لیے۔ اور وہ کچھ اپ گریڈیشن کا بھی سوچ رہے ہیں؟ جی، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لیے پلانٹ میں اپ گریڈیشن کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی پیکیجنگ کی بات۔ صابن کے شعبے میں کیا صورتحال ہے؟ صابن کے شعبے میں صورتحال اتنی اچھی نہیں، آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔
1.33 अरब से कम होकर 1.06 अरब रुपए रह गई और मुनाफा भी कम हुआ है। ओह, वजह? रिपोर्ट में वजह मुसाबकती दबाव यानी कंपैरेटिव प्रेशर बताई गई है। ऐसा लगता है कि इस मार्केट में मुकाबला काफी सख्त है। तो एफटीएमएम की मजमूई तस्वीर क्या बनती है ग्रुप के अंदर? एफटीएमएम ग्रुप के पोर्टफोलियो में एक तरह से इस्तेहकाम फराम करता नजर आता है। पैक्सॉल की कारकर्दगी मुस्तहकम है और मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मंसूबे भी हैं। अलबत्ता साबुन के शोबे को चैलेंजेस दरपेश हैं। ये भी अहम है कि कोरोगेटेड पैकेजिंग खुद एक निस्बतन पायदार ऑप्शन है, रिसाइकल हो सकता है, जो आजकल एक मुस्बत पहलू है। सही। और आखिरी डिवीजन रेनेकॉन फार्मा लिमिटेड आरपीएल, ये गुर्दों की देखभाल यानी किडनी केयर की मसनूआत, खासतौर पर डायलिसिस के महलूल बनाते हैं। जी, डायलिसिस कॉन्सेंट्रेट्स। यहाँ क्या खास पेशरफ्त हुई? आरपीएल इस शोबे में अपनी मार्केट लीडरशिप बरकरार रखे हुए है। सबसे बड़ी खबर तो मेरे ख्याल में फरवरी 2025 में फैसलाबाद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन FIDMC में एक नई जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का कामयाब आगाज है। अच्छा, नई फैक्ट्री? जी, ये एक बड़ा कदम है, खास तौर पर बरामदात के हवाले से। बरामदात का जिक्र आया है, तो इस महाज पर क्या सूरत हाल है? बरामदात में जबरदस्त इजाफा हुआ है, 185% का इजाफा। 185%? जी, जिससे बरामदी आमदनी 151 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने नई मंडियों में कामयाबी से कदम जमाए हैं, जैसे बोट्सवाना, फिलीपींस, केन्या और रूस, यूनान जैसी दीगर मार्केटों में दाखिले के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त। और मजमूई फरोख्त? मजमूई फरोख्त में भी 18% इजाफा हुआ, जो 1.62 अरब रुपए तक जा पहुंची है। तो ये जो नई फैक्ट्री है, ये वाज़े तौर पर इनकी बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली का मरकजी हिस्सा लगती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगरचे मालियाती अखराजात यानी फाइनेंस कॉस्ट्स जैसे सूद वगैरह, उनमें इजाफे की वजह से खालिस मुनाफा कम हुआ है, तकरीबन 1/3 कम होकर 121 मिलियन रुपए रह गया। ओह, लेकिन उनका अमलियाती मुनाफा मुस्तहकम रहा और उनके पास CE मार्किंग और ISO सर्टिफिकेशंस जैसे मेयार के सर्टिफिकेट हैं, जो बैनुल अक़वामी मेयार की तस्दीक करते हैं। तो मतलब पैदावार अच्छी है, बिक भी रहा है, लेकिन कर्जों पर सूद मुनाफा को खा रहा है। कुछ ऐसा ही लगता है। तो यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि आरपीएल मुस्तकबिल में तरक्की के लिए जो सरमायाकारी कर रहा है, जैसे ये नई फैक्ट्री और इन सरमायाकारियों से पैदा होने वाले मालियाती इखराजात, इनके दरमियान तवाज़ुन कैसे बरकरार रखेगा? ये वाकई एक अहम नुक्ता है। अब जरा कंपनी की क़ियादत और गवर्नेंस पर नज़र डालते हैं। रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिक्र है। इसकी साख्त क्या है और कौन अहम लोग शामिल हैं? बोर्ड 8 डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें एक खातून आज़ाद डायरेक्टर मोहतरमा सिद्रा फातिमा शेख भी शामिल हैं। अच्छा। चेयरमैन हैं सैयद शाहिद अली, ऑक्सफोर्ड और मानचेस्टर से तालीम याफ्ता हैं, वसी तजुर्बा रखते हैं। CEO हैं सैयद शहरियार अली, उन्होंने 2001 में कंपनी ज्वाइन की थी, निस्बतन नौजवान हैं, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी अमेरिका से BBA किया है। उनके अलावा बोर्ड में दीगर तजुर्बाकार अफराद भी हैं, जैसे मिस्टर इमरान अजीम, जिनका मालियाती और सनती शोबे में 40 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। डॉक्टर सलमान फरीदी हैं, जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। मिस्टर मुनीर के बाना हैं, जो लॉर्ड्स लिमिटेड के साबिक CEO ले चुके हैं। तो तजुर्बा काफ़ी है बोर्ड में। तो इस तजुर्बाकार क़यादत के साथ गवर्नेंस के मेयारात पर कितना अमल हो रहा है? रिपोर्ट में ज़ाब्ता इखलाक और कंपनी की अक़दार का भी जिक्र है। जी, रिपोर्ट में एक वाज़िया ज़ाब्ता इखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट बयान किया गया है, जो हिफाजत, दयानतदारी, इंसाफ जैसे उसूलों पर मबनी है। कंपनी की इक़दार को RIPET के मुख़फ़्फ़फ़ से बयान किया गया है: रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, पैशन, एम्पावरमेंट, इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी और टीम वर्क। अच्छा, यानी एहतराम, दयानतदारी, जज्बा। जी, इख्तियार देना, जिद्दत तराजी, शफाफियत और टीम वर्क, ये इक़दार कंपनी के कल्चर की अक्कासी करती हैं। और गवर्नेंस के हवाले से बार बार उनका जिक्र भी अच्छी गवर्नेंस की निशानी है। सही। देखें, एक मजबूत गवर्नेंस का ढांचा न सिर्फ कंपनी की पेशेवराना कारकर्दगी को यकीनी बनाता है, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का,
बशमूल सरमायाकारों और मुलाजमीन एतमाद भी बहाल रखता है। क्या कारोबार से हटकर भी कोई समाजी जिम्मेदारी के इक़दामात का जिक्र है? हाँ, एक दिलचस्प मिसाल नीलूफर कासिम मेहदी स्कॉलरशिप का क़याम है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए कायम की गई है। अच्छा। जी, ये जाहिर करता है कि ग्रुप की क़यादत कारोबार से आगे बढ़कर तालीम और समाजी तरक्की में भी दिलचस्पी रखती है। ये काबिले तारीफ बात है। आखिर में माली गोशवारों और ऑडिट रिपोर्ट पर बात करते हैं। उनकी क्या अहमियत है? सालाना रिपोर्ट का ये हिस्सा इंतहाई अहम होता है। इसमें तफसीली गैर मजमूई यानी अनकॉन्सोलिडेटेड सिर्फ बुनियादी कंपनी के जी। और मजमूई यानी कॉन्सोलिडेटेड पूरे ग्रुप बशमूल ज़िली कंपनियों के माली गोशवारे शामिल होते हैं। इनके साथ तफसीली नोट्स होते हैं जो इन आदाद व शुमार की वजाहत करते हैं। फिर आज़ाद ऑडिटर्स, जो इस केस में मिस यूसुफ आदिल हैं, उनकी रिपोर्ट होती है। और ऑडिटर की रिपोर्ट क्या बताती है? ऑडिटर की रिपोर्ट एक तरह की तस्दीक होती है। वो बताते हैं कि क्या कंपनी के माली गोशवारे बैनुल-अक़वामी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मेयारात यानी ISAs के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ठीक। क्या कंपनी ने हिसाब किताब का मुनासिब रिकॉर्ड रखा है, और क्या ये गोशवारे कंपनी की माली हालत की सही और मुनसफाना अक्कासी करते हैं। ऑडिटर अपनी एक राय का इजहार करते हैं जो इन गोशवारों पर मुनासिब यकीन दहानी या रीजनेबल अश्योरेंस फराहम करती है। वो अपनी आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस का भी इरादा करते हैं। क्या ऑडिट रिपोर्ट में कोई खास नुकात नुमाया किए गए? जी, ऑडिटर्स ने कुछ किलीदी ऑडिट मामलात यानी की ऑडिट मैटर्स या KAMs का जिक्र किया है। अच्छा, KAMs? जी, ये वो मामलात होते हैं जिन पर ऑडिटर्स को अपनी पेशावराना राय में सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी। इस साल के लिए उनमें आमदनी की पहचान यानी रेवेन्यू रिकग्निशन, यानी आमदनी कब और कैसे रिकॉर्ड की जाए। बिल्कुल, और इन्वेंट्री की कदर पेमाइश यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक की मालियत का दुरुस्त तयन, ये शामिल है। ये थोड़े पेचीदा मामलात होते हैं, इनमें इंतजामिया के अंदाजों का अमल दखल होता है, इसलिए ऑडिटर इन पर खास तवज्जो देते हैं। रिपोर्ट में एक अकाउंटिंग पॉलिसी की तब्दीली का भी जिक्र है। हाँ, एक अहम तब्दीली है। प्रॉपर्टी, प्लांट और आलात यानी PPA, जो कंपनी के असासे हैं, जी, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी में तब्दीली की गई है। पहले इन्हें रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखा जाता था, यानी वक्तन फवक्तन उनकी मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाया जाता था। अब इसे तब्दील करके कॉस्ट मॉडल पर मुंतकिल कर दिया गया है, यानी असासों को उनकी असल लागत पर रिकॉर्ड किया जाएगा माइनस फरसूदगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आम बात यह है कि इस तब्दीली का इतलाक माजी से किया गया है, जिसे रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। मतलब पिछले सालों के आदात शुमार को भी इसी नई पॉलिसी के मुताबिक एडजस्ट किया गया है ताकि मुवाजना दुरुस्त हो सके। अच्छा, ताकि एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो सके। बिल्कुल। ऑडिटर्स ने इस तब्दीली और इसके इतलाक का भी जायजा लिया है, और ऑडिटर्स ये भी वाज़ेह करते हैं कि सालाना रिपोर्ट में शामिल जो दीगर मालूमात यानी अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो माली गोशवारों का हिस्सा नहीं होती, उनके हवाले से उनकी क्या जिम्मेदारी है। जबरदस्त। तो इन तमाम तफसीलात को समेटते हुए इस सालाना रिपोर्ट से मजमूई तासुर क्या मिलता है? देखें, मजमूई तौर पर ट्रीट कॉरपोरेशन का जो मुतनव्वा पोर्टफोलियो है, वो मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद लचक दिखा रहा है। नुकसान से मुनाफे में वापसी, खास तौर पर TBL का पहली बार मुनाफा बख्श होना, ये एक बड़ी कामयाबी है। जी। कंपनी की हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर जिद्दत तराजी पर मरकूज नजर आती है, जैसे इंडस्ट्री 4.0, लिथियम आयन बैटरियों की तैयारी, बरामदात में इजाफा, खासतौर पर RPL का, अमलियाती कारकर्दगी को बेहतर बनाना, लीन, सिक्स सिग्मा वगैरह का इस्तेमाल, और पायदारी पर भी तवज्जो है, जैसे वो सोलर प्लांट। तो इन सब का क्या मतलब है? एक आम फर्द के लिए इस सब मालूमात की क्या अहमियत है? देखें, इस तरह की तफसीली रिपोर्ट्स का तज्जिया हमें ये समझने में मदद देता है कि एक बड़ी कंपनी किस तरह चैलेंजेस का मुकाबला करती है, कौन मौक़ों से फ़ायदा उठाती है और मुस्तकबिल के लिए क्या मंसूबाबंदी कर रही है। ये ना सिर्फ इस कंपनी की सेहत का बल्कि वसी तर माशी और सनती रुझानात का भी इशारा देता है। बाखबर रहना आज के दौर में बहुत अहम है, और ऐसी मालूमात हमें बेहतर फैसले करने में मदद देती हैं, चाहे हम सरमायाकार हों, सारिफ हों या सिर्फ मईशत में दिलचस्पी रखने वाले शहरी हों। बिल्कुल। तो आखिर में इस पूरी बहस की रोशनी में एक सवाल जो सामईन के गौर व फिक्र के लिए छोड़ा जा सकता है, वो ये है। जी, सवाल ये बनता है
کہ رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ ٹریٹ ایک طرف تو لیتھیم آئن اور انڈسٹری 4.0 جیسے مستقبل کے شعبوں میں قدم رکھ رہا ہے اور دوسری طرف قرض کم کرنے پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ پاکستان کے بدلتے ہوئے معاشی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے، جہاں مہنگائی اور شرح سود میں کمی کی امید تو ہے، لیکن غیر یقینی صورتحال بھی برقرار ہے۔ آنے والے سالوں میں جارحانہ ترقی اور مالیاتی استحکام کے درمیان کون سا توازن سب سے زیادہ اہم ثابت ہوگا؟ اور یہاں ہم اپنے ویورز کا MI کیپٹل YouTube چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔